जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिविजन करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग रिविजन करने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से कक्षा 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी के एमसीक्यू प्रश्नों को। इसमें हम भारत एवं विश्व भूगोल के प्रश्नों को रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक एक करके सभी सब्जेक्ट को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? इनमें से कौन से खगोलीय पिंड हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रमा, उल्का पिंड, सूर्य, पृथ्वी। ये सभी खगोलीय पिंड हैं, ठीक है, सभी खगोलीय पिंड हैं। चंद्रमा, उल्का पिंड, पृथ्वी और सूर्य। क्या परिभाषा है खगोलीय पिंड का? तो देखिए, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसको ये बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को ही तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? अर्सा मेजर और बिग बियर का संबंध, ये प्रीवियस क्वेश्चन भी है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका संबंध है नक्षत्र मंडल से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नक्षत्र मंडल से संबंधित है अर्सा मेजर तथा बिग बियर। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तर्षि 7 तारों का समूह को सप्तवर्षी कहते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। ये एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग हैं। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए इतना आप कर लेते हैं सभी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज रिवीजन, तो आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होंगे। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिसके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे ही कहते हैं ग्रह, ठीक है, जिसके पास अपनी ऊष्मा नहीं होती है एवं प्रकाश नहीं होता है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है, जैसे कि पृथ्वी एक तरह का ग्रह है, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। सही कथन की पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो बिल्कुल सही है, पृथ्वी एक ग्रह है और ये संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथे ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये चौथा नहीं बल्कि तीसरा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी ये तीसरे नंबर का ग्रह है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरफ चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है तथा आकार की बात करें तो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये दूरी के हिसाब से सही क्रम है। सभी ग्रहों का सही क्रम देख लेते हैं।
तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी कि अरुण, नेपच्यून यानी कि वरुण। ठीक है, तो ये सही क्रम है दूरी के अनुसार। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह 4 करके याद रखिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह कौन से हैं? तो इसमें से देखिए शुक्र हो जाएगा, बुध, मंगल, पृथ्वी भी है तो लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, बृहस्पति बाह्य ग्रह हो जाएगा, आंतरिक नहीं होगा। तो इस तरह से आपका बी आंसर सही है। वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं एवं चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से वाह्य ग्रह हैं? तो बाहरी ग्रह को आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, नेपच्यून, शनि, वरुण, ये चारों ही बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, वाना ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून वाना ग्रह हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। दूसरा कारण है कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो देखिए इसमें ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों से कम है। इसका रीज़न है कि ये सबसे नज़दीक हैं, तो दोनों सही हैं और कारण भी सही है। कथन ए का सही कारण है, नज़दीक होने के कारण ही इसका परिक्रमण काल कम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सबसे कम यानी कि 88 दिन है। सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? तो आप सभी को पता है बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति सही उत्तर हो जाएगा। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो आप सभी को पता है ऑप्शन बी नेपच्यून यानी कि वरुण सबसे दूरस्थ ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, सीरस और 2003 यूबी 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो ये 2006 में, ठीक है, बैठक हुई थी। तो डेट भी पूछा गया है कि कब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर किया गया था। तो 2006 आपको डेट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पृथ्वी के आकार को भूभाग भी कहा जाता है। कारण, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, क्योंकि पृथ्वी के आकार को भूभाग कहा जाता है। बिल्कुल सही है, पृथ्वी ध्रुवों के पास चपटी है इसी कारण कहा जाता है। तो कारण भी सही है। तो इस तरह से आपका ए आंसर सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है, देखते हैं। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यह जल एवं वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखिए पहला कथन है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। तो बिल्कुल गलत है, नीले रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के
वनों के कारण दिखाई देता है, तो ये भी गलत दिया हुआ है। इस तरह से आपका डी आंसर सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 सही हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? राइट आंसर है ग्रह, सूर्य, उपग्रह, उल्का पिंड, ये चारों से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। दूसरा कथन है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों सही हो जाएंगे। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, तो दोनों सही हैं। इस तरह से दोनों सही होने पर आपका सी सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है, देखते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, लगभग 8 मिनट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं? राइट आंसर है दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं। दीर्घवृत्ताकार, ये भी पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। लगभग बराबर है, न कि बराबर। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बृहस्पति एवं बुध। ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध है। ठीक है, कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तो आप सभी को पता है, शुक्र और शनि। ये बहुत बार पूछा गया है। शुक्र और शनि ये 2 ग्रह हैं जिनका विपरीत पृथ्वी सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में परिक्रमण है। ठीक है, शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत होती हैं। शुक्र और यूरेनस बड़ी घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो शुक्र और यूरेनस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बृहस्पति शनि तथा यूरेनस के चारों ओर चले हैं। बृहस्पति शनि तथा यूरेनस के चारों ओर चले हैं, तो बिल्कुल सही है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, तो बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही हैं। इस तरह से आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 और 3 सही हो जाएगा। 1, 3 बुध और शुक्र के पास चंद्रमा नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास हैं? तो देखिए सबसे अधिक है शनि के पास। इसमें भले ही भी दिया हुआ है, तो इसको आपको नहीं ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे बुक में हम देखे हैं उसमें शनि ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है। ठीक है, ये संख्या बढ़ गई है, पहले दिया हुआ था एनसीईआरटी में, उसके बेस पर है, लेकिन अभी बढ़ गई है, तो अभी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है। उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, तो बिल्कुल सही है। उपग्रह अपने ग्रह की भी परिक्रमा करते हैं और साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, 1/4 है, 1/4 है। ठीक है, उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, अतः कथन एक सत्य है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है, 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ठीक है, नज़दीक नहीं है लेकिन अन्य की अपेक्षा नज़दीक है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री से आर्यभट्ट। ठीक है, इन्होंने ही शून्य को नंबर सिस्टम में शामिल किया था, आर्यभट्ट ने। ये खगोल शास्त्री भी थे। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और गणितज्ञ भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीचे दिए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कारण है, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक होता है। तो देखिए इसमें सी सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत दिया हुआ है, सी सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक होता है, तो ये गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर ही होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। स्रोत है नासा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जबकि एनसीईआरटी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तिका के अनुसार 21 जुलाई 1969 है। ठीक है, तो एक दिन का फर्क इसमें आपको देखने को मिलेगा नासा की वेबसाइट और एनसीईआरटी की पुस्तक में। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। दूसरा कथन है, खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, आकाश गंगा कहलाती है। तो देखिए इसमें दोनों सही हो जाएंगे, एक और दो, दोनों कथन सही हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, बिल्कुल सही है। उल्का पिंड की यही परिभाषा है। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है को आकाश गंगा कहते हैं, तो ये भी सही है, दोनों कथन सही है। आकाश गंगा खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, आकाश गंगा कहलाता है। ठीक है, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है, देखते हैं। देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। ठीक है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ग्लोब दूसरा चैप्टर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, विषुवत 0 अक्षांश को प्रदर्शित करती है, तो बिल्कुल सही है, 0 अक्षांश को ही विषुवत प्रदर्शित करती है। यहाँ पर 0 है, कर्क रेखा 23.5 और मकर भी 23.5, तो 0 विषुवत को, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है, तो बिल्कुल सही है, अक्षांशों का आकार घटता है। तो देखिए आप लोग यहाँ
घट रहा है। ठीक है, ऊपर जाने पर नीचे जाने पर अक्षांशों का आकार घट रहा है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 2 सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक निश्चित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है। तो यहाँ पर देखिए, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर नहीं बल्कि अक्षांश कहा जाता है, इसलिए ये गलत हो जाते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री है उत्तर में। ठीक है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। दक्षिणी ध्रुव वृत्त तो ये तो दक्षिण में ही होगा ना। और उत्तरी ध्रुव वृत्त ये 66.5 डिग्री उत्तर में होगा। ठीक है, इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त आर्कटिक वृत्त, विषुवत वृत्त के 66 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त आर्कटिक वृत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको नहीं की पहचान करनी है। ठीक है, नहीं की पहचान करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तीनों इसमें गलत दिया हुआ है। कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध। ये तीनों गलत हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन है, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। दूसरा है, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है। तो देखिए, इसमें पहला सही है, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं, बिल्कुल चाहिए। लेकिन दूसरा सही नहीं है क्योंकि आकार समान नहीं होता है बल्कि असमान होता है, अलग अलग होता है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, देशांतरीय या मुतर रेखाएं कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को देशांतरीय
यामोत्तर रेखाएं कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं कहा जाता है। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाले देशांतरीय यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। ठीक है, यामोत्तर के बीच की दूरी विषुववृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 डिग्री होती हैं। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का क्या आधार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रमुख यामोत्तर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का प्रमुख है आधार होता है प्रमुख यामोत्तर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं तथा इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना। ठीक है, ये माना गया है, न कि ये पहले से है, क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाद में इसे माना गया। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, इसमें सही कथन है ऑप्शन नंबर कथन देखते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्धों में विभक्त करती हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है स्टेटमेंट, 180 डिग्री पूर्व एवं 80 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, तो दोनों बिल्कुल सही हैं। इस तरह से दोनों सही होने पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि सत्य कथन की पहचान करनी थी। एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है, देखते हैं। देखिए, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए प का प्रयोग करते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। कारण, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो देखिए, इसमें सी सही हो जाएगा, ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमती है, न कि पूर्व से पश्चिम। ठीक है, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तभी स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। यही कारण है। ठीक है, ये दिया रहता तब आपका ये सही होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 4 मिनट का समय लगता है। कैसे लगता है? तो देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 360 बाई 24 तो 15 डिग्री हो जाएगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 15 डिग्री घूमने में लगा समय 60/15 तो 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेगा और 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? राइट आंसर है 1 घंटा 20 मिनट होगा। कैसे होगा? तो देखिए, यहाँ पे देखते हैं। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 20 डिग्री देशांतर बराबर 20 का 80 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा 20 मिनट को 80 मिनट कहा जाता है। ठीक है, अर्थात अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तब उस स्थान पर दोपहर के 1:20 होगा, क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट आगे होगा। भारत के किस यामोत्तर देशांतर को स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 82.5 डिग्री होगा। ठीक है, 82.5 डिग्री, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है। देखते हैं, भारत में गुजरात की द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यमोत्तर माना गया है। ठीक है, माना गया है, लेकिन स्थानीय समय में अंतर होता है। जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोतों में से इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है। ठीक है, से होकर गुजरती हैं, और इलाहाबाद की जगह पे प्रयागराज अब नाम देगा एग्जाम में, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसी का नाम है। तो 82.5 डिग्री आपको याद रखना है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है, तो आप सभी को पता है 5.5 घंटा आगे हैं, 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं मानक समय ग्रीनविच से। ठीक है, भारत का मानक समय यमोत्तर ग्रीनविच के 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से स्थित है। अतः यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे हैं। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। इस तरह से हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी को बधाई 2 चैप्टर रिवीजन करने के लिए। तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है विशेष। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दूसरा कथन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। तो देखिए, इसमें दोनों सही हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसे घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इस परिक्रमण को पूरा करने में लगभग 365 दिन से घंटे समय लगते हैं। इस तरह से दोनों कथन सही हो जाते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो आप सभी को पता है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है, ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करती है। तो ये सही नहीं है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात होती है, तो ये भी गलत है। आगे देखते हैं, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करती है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे गोले पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन ही ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा गया है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबे दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? राइट आंसर है उत्तर अयनांत कहते हैं। उत्तर अयनांत। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीनों तक लगातार दिन रहता है। ठीक है, चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है एवं दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। दक्षिण अयनांत की बात करें तो दक्षिण अयनांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो सत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, तो बिल्कुल सही है। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की
सूर्य की ओर झुका होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो बिल्कुल सही है, मकर रेखा पर दक्षिण अयनांत के समय पड़ती हैं। दक्षिण गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातें वाली ऋतु होती हैं, तो बिल्कुल गलत है, दिन बड़ा होगा न कि छोटा, तो ये उल्टा यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटमेंट। इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं फ्रेंड्स। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, जबकि 3 असत्य हैं। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कब मनाया जाता है, तो वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से सही है। तो देखिए, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, तो बिल्कुल सही है, विषुव की अवस्था में सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती हैं, तो बिल्कुल सही है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, तो ये गलत है, सॉरी ये भी सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो आप सभी को पता है 366 दिन होते हैं। फरवरी 29 दिन का होता है। इस तरह से 366 दिन होते हैं। 4 साल पर लीप ईयर होता है। एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए हम वर्ष में 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्षों में 24 घंटे अर्थात 1 दिन का अंतर हो जाता है। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। इस प्रकार हर चौथे वर्ष 366 दिन का होता है और इसे लीप ईयर कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है चौथा नंबर, मानचित्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया गया है। भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया गया है। पठार, महासागर, मैदान, पर्वत, देश या राज्यों की सीमाएं। तो देखिए, इसमें चारों बिल्कुल सही है। देश या राज्यों की सीमाएं नहीं होगा, क्योंकि ये भौतिक नहीं, पॉलिटिकल मानचित्र में, राजनीतिक मानचित्र में होता है। भौतिक में पठार, महासागर, मैदान, पर्वत, ये सभी शामिल होते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि प्राकृतिक यानी कि भौतिक पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र हैं। भौतिक या उच्च आवाज मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहा जाता है। तो ये राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। सीमा की बात होगी, ठीक है, राज्य की बात होगी, देश की बात होगी, गांव, नगर, शहर, ये सब राजनीतिक मानचित्र में दर्शाए जाते हैं। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है। थीमेटिक मानचित्र में देखिए, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। तो ये तीनों सही हैं। इस तरह से आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। तीनों सही हैं। थीमेटिक मानचित्र में फ्रेंड्स सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग के वितरण दर्शाने के काम आता है। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि हैं। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र करते हैं। तो ये कक्षा 6 में बातें आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग रिविजन कर रहे हैं तो सब कुछ सही ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को
प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। मानचित्र में 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच की 4 दिशाएं उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पश्चिम है। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है उसे रूढ़ प्रतीक कहते हैं। एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है, देखते हैं। तो देखिए, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। तो ये एनसीईआरटी में बातें दी गई हैं। रूढ़ प्रतीक किन्हें कहते हैं? तो देखिए, विश्वव्यापी भाषा है, प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, छोटे से मैप में सब कुछ दर्शाना सही नहीं है, इसलिए प्रतीक के तौर पर दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है, जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होते हैं उसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। तो बिल्कुल सही है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। तो दोनों सही हैं। दोनों सही होने पर ऑप्शन सी सही हो जाते हैं। रेखाचित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट चैप्टर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 चैप्टर आप लोग रिवीजन कर चुके हैं। आप सभी को बधाई 4 चैप्टर रिवीजन करने के लिए। 5वां चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जल मंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल, वर्षा, जलवाष्प, ये जल मंडल में शामिल किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन है, जयमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? जयमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थल मंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल शामिल हैं। पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहाँ तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैवमंडल कहलाते हैं। ठीक है, इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर की बात करें तो आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर है। समुद्र तल से 8,611 मीटर ऊंचा है, ऊंचा है। और दूसरा K2 गॉडविन अश्विन, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से है 8611 मीटर, दूसरा सबसे ऊंचा है। तीसरा सबसे 8556 मीटर है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा तीसरा सबसे है। पहला एवरेस्ट, दूसरा K2, तीसरा कंचनजंगा। ठीक है, कुछ स्रोतों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर तथा कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई स्रोतों में अलग अलग हैं। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो आप सभी को पता है, राइट आंसर है प्रशांत महासागर में सबसे गहरा भाग पाता है, जिसे मेरियाना गर्त कहते हैं। इसकी ऊंचाई गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर है। कुछ स्रोतों में 11,033 मीटर भी मिलता है। निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम क्या है? आकार के अनुसार सही क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका
ये सही क्रम है। सभी महाद्वीपों का क्रम देख लेते हैं, लेकिन ये 4-5 ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का क्रम पूछा जाता है। अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका के बाद आपको अंटार्कटिका ही ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो यूरोप हो सकता है, अगर यूरोप भी नहीं है ऑप्शन में तो ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। तो आपको क्रम ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में क्या क्या शामिल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से 1 और 2 सही है। यूराल पर्वत और यूराल नदी ये शामिल है एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया को दो अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है, यूरेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त तीनों गुजरती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है फ्रेंड्स, अफ्रीका ये बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में कि कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो अफ्रीका आपको याद रखना है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे दूसरा महाद्वीप है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वेज नहर है। स्वेज नहर के द्वारा एशिया से अफ्रीका अलग होता है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती हैं। तो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से ये नहर भी महत्वपूर्ण है। 1869 में इस नहर को जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई थी। तो देखिए ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कब खोला गया था? 1869 ईस्वी में। यहाँ से एक चीज़ आप और याद रखते हैं, इसको याद रखने का इजी तरीका है। महात्मा गांधी का जन्म तो सभी को याद रहता है, 1869 ईस्वी में ही हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। और ये भी नहर को भी खोला गया था जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों डेट रिलेट करके याद रखिएगा, तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पनामा में मिलते हैं। पनामा में उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा में मिलते हैं। ठीक है, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक संकरे स्थल से जुड़े हैं, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। तथा यह जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। दूसरा कथन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तीसरा है, इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। तो ये देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा तो बिल्कुल सही है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। एंडीज यह पर विस्तार है उत्तर से दक्षिण। और प्रशांत महासागर पूरब में प्रशांत महासागर, नहीं ये गलत है, पश्चिम में होगा, पश्चिम में प्रशांत महासागर और इसके पूरब में अटलांटिक है। तो एक सही नहीं है, बल्कि 2 और 3 सही दिया हुआ है, तो आपको ध्यान देना है। इस तरह से आपका 20 सही हो जाएगा। एक असत्य है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जबकि कथन 2 और 3 सत्य हैं। तो ऊपर हम बता चुके हैं। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्या रीज़न है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।